नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो हमारा हार्ट और वेसल्स थी उसकी हमने फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स वगैरह कंप्लीट देख लिया था स्टूडेंट। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन था, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टमेटिक और पल्मोनरी और जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो हमने कंप्लीट डिटेलिक स्टेट में हमने स्टडी कर ली थी स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट हमारे जो 4 पॉइंट है स्टूडेंट, उसकी आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला जो पॉइंट हमारा वो है स्टूडेंट कार्डिक साइकिल। ओके, जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है, कार्डिक साइकिल है वो पढ़ेंगे हम। और हार्ट है उसकी साउंड पढ़ेंगे हम, हार्ट के अंदर कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। और थर्ड है हमारा ईसीजी हम पढ़ेंगे। और फोर्थ हमारा ब्लड प्रेशर, बीपी एंड इट्स रेगुलेशन। और जो बीपी को रेगुलेशन करते हैं उसकी मैकेनिज्म एक्शन हम कंप्लीट देखेंगे स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट कार्डिक साइकिल। सबसे पहले मैं बात करूँगा कार्डिक साइकिल। देखिए, साइकिल से आप समझती है स्टूडेंट रूटीन में और कंटिन्यूसली। जैसे साइकिल हम चलाते हैं तो पेडल्स हमें कंटिन्यूस देने पड़ेंगे। तो जो हमारी जैसे हमारी फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, वो भी इसी तरीके से कि कंटिन्यू जो है वर्क ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। और जो कार्डिक है, ये कार्डिक कौन सी मसल्स है, कार्डिक मसल्स। ये कौन सी मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, नॉट बी विल। ओके, तो कार्डिक जो साइकिल है वो किस तरीके से चलेगी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। देखिए, कार्डिक साइकिल के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा स्टूडेंट। जो कार्डिक साइकिल है ये जो है 72 बीट्स पर मिनट। ओके, पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है हमारा हृदय, 72 टाइम्स। ओके, और 1 टाइम के अंदर कितना ml ब्लड जो है स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, कितना बाहर निकालता है, कितना एक बार जब बीट होता है, एक बार जब बीट होता है तो कितना ml जब बाहर निकालता है, 70 ml। तो और कितने टाइम में, 0.8 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम के अंदर कितना वॉल्यूम जो है, 70 ml। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम हम क्या कहेंगे, पर मिनट कार्डिक आउट। जो कार्डिक है हमारा हार्ट है, उससे पर मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है बाहर निकल रहा है, वो कितना प्रेशराइज कर रहा है कितने ब्लड को, तो वो हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, देखिए कार्डिक साइकिल के अंदर हमने इनका टाइमिंग देख लिया, इतना है। अब मैं बात करता हूँ कार्डिक साइकिल, जो प्रॉपर कार्डिक साइकिल है वो किस तरीके होगी। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। जो सबसे लार्ज चेम्बर होता है हमारा, वो कौन सा चेम्बर होता है स्टूडेंट बताइए। सबसे जो लार्ज चेम्बर होता है हमारा, वो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे बड़ा होता है। ओके, अब देखिए साइकिल की बात मैं करता हूँ। जो हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जो डिऑक्सीनेट ब्लड, जो वियोमिक ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लाता है, ये हो गया मेरा राइट एट्रियम। मैंने आपको साइड का बता दिया था स्टूडेंट कि हमारा हार्ट है, उसको निकाल के मैं यहाँ रखूँगा और अगर उसको बीच में से कट करता हूँ तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है उसके अंदर से। ओके, तो ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, 4 चैम्बर है, मैंने कल आपको बताया। देखिए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया, कहाँ से, हमारी ऑल बॉडी से। ओके, किसके थ्रू, वेंस के थ्रू। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आया। ब्लड आने के बाद ये ब्लड आगे ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आगे ट्रांसफर होगा, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। साइकिल बता रहा हूँ कि किस तरीके से साइकिल चलती है। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया है स्टूडेंट, ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा लंग्स के पास, ये जाएगा हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जा रहा है स्टूडेंट, प्यूरिफिकेशन के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ जो ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, ये किससे आया स्टूडेंट, ये आया हमारी बॉडी से, टिश्यू से। यहाँ पे क्या हो गया, डिऑक्सीनेटेड हो गया था, तो हमारी बॉडी से आया तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये हो गया राइट एट्रियम में फर्स्टली, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू
किस में आएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर सेमिनल वाल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से ये मूवमेंट करता हुआ कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा स्टूडेंट, प्यूरिफिकेशन होगा। यहाँ पे क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन होगा, और यहाँ O2 CO2 का यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब CO2 तो यहाँ से बाहर निकलेगी और O2 ब्लड के अंदर ये डाल देगा। ओके, O2 ब्लड के अंदर डाल देगा, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड अप होके वो आगे ट्रांसफर करेगी। ओके, अब आगे की साइड ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा प्यूरिफाइड ब्लड है, यहाँ कौन सा हो गया, प्यूरिफाइड ब्लड, या प्यूरिफाइड ब्लड। यहाँ पे कौन सा था, इनप्यूरिफाइड ब्लड, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। और यहाँ ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको कल बताया यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है। ओके, कल की क्लास को आप जरूर देखिए, तभी आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी स्टूडेंट। ओके, देखिए प्यूरिफाइड जो वाटर था यहाँ पे, प्यूरिफाइड जो ब्लड था वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो है क्या होगा, ब्लड यहाँ से पंप होगा, और आर्टा के थ्रू यहाँ पे सेमिनार वाल है यहाँ पे, तो ये हमारी कहाँ पे जाएगा, ऑल बॉडी पास। तो ये देखिए, ये पूरी इसकी साइकिल होगी। आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से मूवमेंट करता हुआ जो है लंग्स के पास आएगा, लंग्स के पास से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से कॉन्टैक्ट होंगे और ये आ जाएगी कहाँ पे, हमारी बॉडी के पास। बॉडी पर यहाँ क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए दो चीज़ होती है स्टूडेंट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। ओके, जो सिस्टोलिक मतलब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो ब्लड वॉल्यूम है वो यहाँ से निकलेगा, वो क्या निकलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, और ये कितना होता है स्टूडेंट, 120 mmHg। इसका जो प्रेशर है, मैं ब्लड प्रेशर में आगे और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो पहले पॉइंट हमारा कार्डिक साइकिल जो है, एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड के अंदर होती है, और पर मिनट के अंदर कितनी बार होती है, 72 टाइम्स। और जो साइकिल की मैं बात करता हूँ, तो साइकिल देखिए इस तरीके से है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया हूँ। आप स्टेप टू स्टेप समझोगे स्टूडेंट, तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर होकर लंग्स के पास, लंग के बाद फिर प्यूरीफाई होकर लेफ्ट एंट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से आरोटा के थ्रू जो है यहाँ पर हमारा ब्लड आएगा, और इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर वापस से ये ब्लड आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कौन सा ब्लड था, प्यूरीफाई ब्लड, और यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पे आते थे कौन सा हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। तो ये हमारी होगी कार्डिक साइकिल कंप्लीट। ओके, देखिए अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इसकी हार्ट साउंड की। कार्डिक साइकिल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको स्टेप टू स्टेप समझना होगा स्टूडेंट। मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, बस आपको कंसेप्ट, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है स्टूडेंट, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। बस देखिए, हार्ट साउंड की मैं बात करता हूँ, तो मैं फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मान लो ये मेरा हार्ट है स्टूडेंट। ओके, ट्राइकस्पिड वाला, ये बाइकस्पिड वाला। देखिए सबसे पहले हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हो गया स्टूडेंट, जब जो वाल्व है वो क्या होंगे, क्लोज। वाल्व क्या होंगे, क्लोज। देखिए यहाँ प्रेजेंट है कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ प्रेजेंट है कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड से आप ये समझ सकते हो स्टूडेंट, जो इनके एंडिंग वाला पार्ट है वो कौन सा होगा, ट्राइकस्पिड वाला, इस तरीके का होगा। अब देखिए, मैंने बताया आपको जब वाल्व क्लोज होंगे तभी हमारे हार्ट के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, एक होता है लब और एक होता है डब। फर्स्ट साउंड कौन सा है, लब, और सेकंड साउंड है डब। अब लब की अपन बात करते हैं, जब लब वाला साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब प्रोड्यूस होगा जब वाल्व है, कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, जब क्या होंगे, क्लोज होंगे, तभी ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर
ये लब वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। देखिए लब वाला साउंड कब होगा, जब ये क्लोज होगा। देखिए क्या हुआ, ब्लड यहाँ पे आ गया कंप्लीट, जो कंप्लीट ये ब्लड था ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये भी ब्लड था ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब देखिए इसका बैक फ्लो, अगर ये खुला रहेगा मान लो तो ये बैक फ्लो नहीं हो जाएगा। बैक फ्लो को रोकने के लिए ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जब देखो ये होते हैं स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं, अगर ऊपर से कोई ब्लड आ रहा है तो ये बिल्कुल आसानी से बहेगा, अगर नीचे से ब्लड आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा कौन सा, लब। ओके, तो देखिए ये ब्लड यहाँ आया और ये आपस में क्लोज हो गए। तो ये तो 3 टाइप के हैं, यू हैं, ट्राइकस्पिड वॉल यू बोले कि ट्री है, तो ऊपर से जो ब्लड आया हो तो प्रेशर के थ्रू अंदर चल जाएगा। बट जो इधर से अगर बैक फ्लो होगा तो ये यहाँ पर बंद होंगे। तो जो वाल है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल जब बंद होंगे तो कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट, लब की जो है लब की आवाज़ प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, LUB और DUB। ओके, अब देखिए डबके में बात करता हूँ, डबके में बात करता हूँ, ये आरोटा, यहाँ सेमिनार वाल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी। ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास, और ये जाएगा हमारी होल बॉडी के पास। देखिए ये तो क्लोज हो गया, ये यहाँ से जब ब्लड आया और ये जब क्लोज हुए तब आई लब की आवाज़। और यहाँ से जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से ये जो वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है यहाँ ट्रांसफर होगा, ब्लड है यहाँ ट्रांसफर होगा। और ये कंप्लीट ब्लड ट्रांसफर होने के बाद उसके भी बैक फ्लो को रोकने के लिए जो वाल है यहाँ पे ये क्लोज हो जाएंगे स्टूडेंट। ओके, ये जो वाल है ये क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आवाज़ कौन सी, साउंड कौन सा प्रोड्यूस होगा, डब। यहाँ तो हो गया लब और यहाँ पर कौन सा हो गया, डब। तो लब डब की आवाज़ जो है हमारी हार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप को अगर हम लगाएंगे स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप को हम कहाँ लगाएंगे, या तो ट्राइकस्पिड वॉल पे, बाइकस्पिड वॉल पे, जो मैटरनल वाल है वहाँ लगाएंगे, नहीं तो जो हमारे सेमिनोलर वाल है वहाँ पे लगाएंगे स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होगा लब और डब की, हमें क्लियरली आवाज़ जो है हमको सुना में आएगी स्टूडेंट। ओके, तो जो साउंड है हमारा कौन कौन सा है और कब होता है, जो वाल क्लोज होंगे, वाल ओपन नहीं, वाल जब वाल क्लोज होंगे तब ये साउंड प्रोड्यूस होगा। और लब और डब जो है 2 साउंड प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट, और ये होंगे हमारे जो वाल क्लोज होंगे तब। तो ये हो गया हमारा साउंड, हार्ट साउंड। तो हमारा जो, और अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इसके बाद ECG। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसका रिवीजन करते रहिए साथ के साथ, तो आपको और अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। मैं आपको ओनली कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। थ्योरी तो देखो आपको कई किताबों में मिल जाएगी, बट वहाँ क्या है, इसको ईजी वे में जो है इलिब्रेट नहीं किया हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊँ स्टूडेंट। थर्ड जो है हमारा ECG, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। जो ग्राफ है वो मशीन है, जो ग्राम है वो क्या है, ये ग्राफ है एक, ये क्या है, ग्राम, ये ग्राफ है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखिए जब भी आप ICU वगैरह में जाते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पर वहाँ पर एक इस तरीके की आपको एक मशीन मिलेगी, मॉनिटर मिलेगा, मॉनिटर पे ये चीज़ें चलती रहती है। तो देखिए इसको किस तरीके से समझेंगे हम। ECG के अंदर जो है 5 वेव होती हैं, कितनी, 5 वेव। कौन कौन सी, P Q R S T, P Q R S T। जब फर्स्ट वाला स्टूडेंट ये हो गया P, सेकंड वाला है Q, थर्ड वाला R, फोर्थ वाला S, और ये है हमारा T। देखिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो P है ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ऑफ आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन, सॉरी डिपोलराइजेशन। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन। मैं आपको पहले ये कंप्लीट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद करूँगा। और ये QRS है, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा
वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का आप समझिए स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्शन, और जो टी है हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को ये रिप्रेजेंट करेगा। देखिए हम बात करते हैं पी की। जब देखिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, हमारी जो हार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी। क्या? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी किससे होती है स्टूडेंट, किसकी हेल्प से? एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड और एवी नोड जो हमारे राइट एट्रियम में वहाँ प्रेजेंट होता है क्या? एसए नोड। वो इलेक्ट्रिक और पेसमेकर का भी क्या करता है? काम करता है स्टूडेंट। देखिए वो क्या होगा, जब एसए नोड एक्टिव होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एट्रियम आर्टरी है, सॉरी एट्रियम है, उसके ऊपर अफेक्ट होगा और वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ग्राफ अपन को दिखने को मिलेगा। ओके, जब एट्रियम है, जैसे मान लो, समझिए आप स्टूडेंट, ये है ओके, यहां पर ऐसे नोड है। ऐसे नोड जब जो फाइबर्स होते हैं फ्रुक्टियन फाइबर्स, इस पे इलेक्ट्रिक जो है सडन इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएगा और इसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो हमारी जो इसकी हमारी मॉनिटर है उस पर इस तरीके की क्या होगी? एक ग्राफ फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट क्यूआरएस की मैं बात करता हूं। जब एवी नोड जब एक्टिव होगा और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा या तो पुनकेजी फाइबर्स यहाँ पर भी क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लब डब की आवाज़ तभी तो आती है स्टूडेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। लब डब आप देखते हो स्टूडेंट, कभी भी आप आईसीयू का वीडियो देखते हो तो उसमें हमारा साउंड है इस तरीके से धड़कता रहता है, लब डब लब डब लब डब लब डब। तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ प्रोवाइड करवाता है एसए नोड और एवी नोड। तो एसए नोड जब करवाएगा तो एट्रियल है, जो एट्रियल है, एट्रियम है, वो क्या होगा? यहाँ पे रिपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल्स है ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिपोलराइज होगा। तो उससे कौन सी इमेज बनेगी स्टूडेंट? इनके बीच में देखिए एक सडन सा रेस्टिंग आता है, कितने का? 0.1 सेकेंड का। इसमें क्या हो जाएगा? एक रेस्टिंग आएगा। किस तरीके का? देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर ये इसके बीच में थोड़ा सा गैप आया, तो ये जो झुका हुआ है ना सर, ये एक थोड़ा सा गैप है। ओके सर, ये जो झुका हुआ है ये एक छोटा सा गैप है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच की। उसके बाद जो है इसके अंदर पुनकेजी फाइबर्स है, ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो है क्या आएगा? यहाँ पर ये इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, सबसे बड़ा ग्राफ। ओके, इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब प्रोसेस हुई तो जो ये प्रोसेस कौन सी है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तब क्या होगा? इसका रिलैक्सेशन हो गया और इसका रिलैक्सेशन होने के बाद रिलैक्सेशन इसका भी बाकी है। तो इसका रिलैक्सेशन देखिए इस तरीके से होगा, रिप्रेजेंट ऑफ द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब इसके अंदर रिलैक्सेशन होगा। ये ऊपर वाला रिलैक्सेशन तो इसके टाइम में हो गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये रिलैक्स हो गया। बट जी ये रिलैक्स कब होगा? ये वेंट्रिकल्स क्या होगा? रिपोलराइज होगा, रिलैक्स होगा कब? जब ये ग्राफ बनेगा। देखिए जो एक्टिविटी ज़्यादा सो होगी स्टूडेंट यहाँ पर वेंट्रिकल्स के अंदर, क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो वेंट्रिकल्स का ज़्यादा बड़ा है। वेंट्रिकल्स का इसलिए कि इनकी जो मोटाई है, इनकी जो लेयर की मोटाई वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑल बॉडी तक ये ब्लड क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। तो ईसीजी की फॉर्म देखिए इस तरीके को होगी, PQRS। ये तो होगा, यही पूछता है स्टूडेंट, कई बार कॉम्पिटिशन लेवल के अंदर भी पूछता है कि जो P है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, T है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताना है कि ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियम रिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन को, और जो QRS है ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को, डिपोलराइजेशन को, और ये T रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, वेंट्रिकल्स को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ECG वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ओके, समझ में आया होगा स्टूडेंट। मैं कोशिश करता हूँ कि एक आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ।
थ्योरी को लिखाने में क्या है, थ्योरी तो कहीं मिल जाएगी आपको, आप ईसीजी डालो थ्योरी कहीं सारी मिल जाएगी, बट जो इसका कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सके, किस तरीके से हम आपको समझा सके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले इसके बारे में इसकी डीप स्टडी करो, फिर और जो आसान तरीके से होकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट। तो ईसीजी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला टॉपिक हमारा वो रह गया है स्टूडेंट, क्या, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है स्टूडेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। ओके, और ये डेली लाइफ के अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट कि कहीं एकदम से बीपी लो, बीपी हाई हो जाती है तो क्या क्या देना चाहिए, मेडिसिनल पर्पज़ वगैरह जो हम कोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट। जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है हमारा ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। रेगुलेशन भी पढ़ेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से हमारी बॉडी इसको रेगुलेट करती है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है, देखिए क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स और इसके अंदर ब्लड है, या तो बीपी लो होगी या बीपी क्या होगी, हाई होगी। तो जो ब्लड है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, बीपी बोलेंगे। मतलब ब्लड आर exerted the pressure on the blood vessels। जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। जो ब्लड है ये हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीपी। देखिए मैं बात करता हूँ इसमें भी, देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है स्टूडेंट नॉर्मली कितना हुआ है, 120 mmHg। ओके, और जिस डायस्टोलिक है ये नॉर्मल कितना होता है, 80 mmHg। अब मैं बात करता हूँ हाइपो एंड हाइपर। हाइपो एंड हाइपर की मैं बात करता हूँ। हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज़्यादा। अगर हाइपरटेंशन किसे कहेंगे हम, जब हमारा बीपी है इतना हो जाएगा। ओके, और हाइपो की बात कब करूँगा स्टूडेंट, जब हमारा जो बीपी है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लो। नॉर्मल तो कितना है 120 to 80 mmHg सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बट ये लो एंड हाई का है स्टूडेंट। तो ये ब्लड प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, और नॉर्मल कितना है ये भी कई बार कॉम्पिटिशन्स लेवल के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ इसके फैक्टर अफेक्टिंग। जो ब्लड प्रेशर है उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इसको फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेनली, मैं बात करता हूँ ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इसको अफेक्ट करेगा। वो कैसे स्टूडेंट, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बीपी बिल्कुल ऑब्वियसली कम होगा। ओके, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या करेगी, इसको अफेक्ट करेगी। क्योंकि अगर वो इलास्टिसिटी नहीं होगी तो अगर देखो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगा तो अगर इलास्टिक नेचर की होगी तो थोड़ी वो क्या हो जाएगी, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो मतलब उसको रेगुलेट करेगा। अगर इलास्टिसिटी की नहीं है तो रेगुलेट ढंग से नहीं हो पाएगी। तो कई फैक्टर जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो आपको एक कॉमन डेली लाइफ के अंदर भी देखना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर हम जब फैट वगैरह के अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होगा, क्लोट हो जाएगा, क्लोट बन जाएंगे। क्लोट बन जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर जो है ये दिया हुआ है स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग कई सारे फैक्टर, वॉल्यूम है, इलास्टिसिटी, ये तो क्या है मेन है। अब बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है स्टूडेंट क्या, रेगुलेशन। जो ब्लड रेगुलेशन है वो डिपेंड है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है इसका
रास, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास सिस्टम जिसे बोलते हैं ना, वो क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें देखिए क्या होगा, देखिए इसकी एक मैकेनिज्म है कंप्लीट, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए जब क्या होगा, जब ब्लड या फ्लूइड लॉस हो जाएगा, देखिए फ्लूइड लॉस, फ्लूइड जब लॉस होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ओके, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो ब्लड फ्लो है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आया स्टूडेंट आपको? जब फ्लूइड लॉस होगा, या तो एक्सीडेंटली हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है तब भी बीपी लो होती है, या जब कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, सडनली, तो तब फ्लूइड लॉस होगा, या डिहाइड्रेशन। तो जब फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो बीपी कम हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑटोमेटिकली किस तरीके से काम करता है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो देखिए GFR आर आल्सो द डिक्रीज। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, मतलब देखिए जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है स्टूडेंट, जो बोमन्स कैप्सूल होता है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये होता है DCT, ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, और ये होता है हमारा डिसेंडिंग वाला पार्ट, और ये होता है असेंडिंग वाला पार्ट। ओके, तो ये होगी PCT और ये होगी DCT। ओके, ये होगी कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा GFR है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। GFR डिक्रीज होते ही जो DCT है यहाँ पे प्रेजेंट होती है जेजी सेल। समझिए स्टूडेंट, यहाँ प्रेजेंट होती है जेजी सेल। अब जेजी सेल क्या होगी? एक्टिव हो जाएगी। यहाँ जेजी सेल क्या हो जाएगी? एक्टिव। जब जेजी सेल एक्टिव होगी तो यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होगा स्टूडेंट, कौन सा? रेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो गए हैं? रेनिन हार्मोन। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से सीक्रेट हो गया भाई साहब रेनिन हार्मोन। अब रेनिन हार्मोन क्या करेगा? जो लीवर है, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है टेंसिनोजन हार्मोन प्रेजेंट यहाँ होता है। ओके, यहाँ एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये जो रेनिन हार्मोन है ये एंजियोटेंसिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। जो रेनिन हार्मोन है, जो लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। अब देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स के पास। ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से सीक्रेट होगा? जो लंग्स है हमारा, वहाँ से सीक्रेट होगा। अब देखिए जो एंजियोटेंसिन है ये डायरेक्टली
क्या करेगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन। वेसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो वेसल्स है इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो जो बीपी लो हुई है वो क्या मेंटेन हो जाएगी स्टूडेंट, बीपी लो हो जाएगी, बीपी मेंटेन हो जाएगी। एक तो ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद देखिए जो एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन है, एंजियोटेंसिनोजन जो हार्मोन है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन ये एक्टिव कर देगा स्टूडेंट, जो अगर ये बढ़ता है, ये जब बढ़ता है तो जो किडनी है देखिए कितना रोल हो जाएगा, जो किडनी है वहाँ से सीक्रेट होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होगा, यहाँ से सीक्रेट होगा स्टूडेंट, कहाँ से, किडनी से। ओके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन किडनी से सीक्रेट होगा और ये एक्शन करेगा स्टूडेंट कहाँ पे, डीसीटी पे, डिस्टल कोलिनरी ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पोटेशियम एंड सोडियम। इनका रीएब्जॉर्प्शन कर देगा। इनका रीएब्जॉर्प्शन कर देगा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी। और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टूडेंट। इसमें देखो लंग्स भी काम आ रहा है, किडनी भी काम आ रही है। ओके, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जब फ्लूइड लॉस हुआ। ओके, फ्लूइड जब लॉस हुआ तो डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो जो है ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म शो होती है। इसके बाद देखिए जीएफआर भी कम होगा। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो प्रेशर है वो क्रिएट ही नहीं होगा जीएफआर के ऊपर, तो यहाँ क्या है, जीएफआर डिक्रीज होगा। जीएफआर जब डिक्रीज होगा तो जेजी सेल का क्या होगा, जेजी सेल एक्टिव हो जाएगी। जेजी सेल एक्टिव होगी तो रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। रेनिन हार्मोन सिक्रेशन करेगा तो रेनिन जो हार्मोन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होगा, लीवर से। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन के अंदर ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वेस को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे भी हमारी बीपी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ है, अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बीपी नॉर्मल होगी। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये हो गया जो किडनी है उससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन डीसीटी पे काम करेगा और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा वाटर, पोटेशियम और सोडियम। तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारी बीपी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टूडेंट। रास सिस्टम भी कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन से एग्जाम के अंदर, कहीं फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर देगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है। एक तो कॉन्टैक्ट होगी, जो हमारी वेसल से वो कॉन्टैक्ट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जैसे कम है तो बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने ही तो ब्लड वॉल्यूम की आवश्यकता कम होगी स्टूडेंट। तो ये आज हमारा जो साइकिल है, साउंड है, ईसीजी है और जो हमारा रास सिस्टम है, हमने कंप्लीट डिटेल स्टडी करी है स्टूडेंट। तो आप इसके कंप्लीट नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिए और इसके कंसेप्ट आप याद रखिए स्टूडेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और बेहतर कंटेंट और एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। बस बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान और ख्याल रखिए स्टूडेंट। धन्यवाद।